हाँ जी भाई, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल दिशा क्लासेस पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी के उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में जो आप लोगों से सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहने वाला है। मुझे सबसे पहले तो कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि आप मेरी आवाज आप तक बिल्कुल क्लियर है, क्या वीडियो बिल्कुल साफ दिख रही है। क्योंकि भाई कई बार नेटवर्क इशू के कारण क्या हो जाता है कि भाई वीडियो आप तक सही ना पहुंच रही हो या आवाज ब्लर हो या कुछ भी हो। ठीक है जी। हिटलर गर्ल वेरी गुड इवनिंग। जितने ही बच्चे सेशन के अंदर है भाई सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आज का ये सेशन है जो आपका प्रीवियस ईयर का सेशन रहेगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले सीईटी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, शुरुआत करता हूं अपने आज के इस बेहतरीन सेशन की। और इस सेशन के अंदर हम जानेंगे मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्नों के बारे में। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है। क्या कहता है कि सन 606 से 647 तक थानेसर पर शासन करने वाला उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था। देखिए, आपसे सिर्फ यह पूछा है कि वह 606 से लेकर 647 तक थानेसर कुरुक्षेत्र पर शासन किस शासक ने किया, और वो शासक क्या था। उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक होता था। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय या फिर आपका महिपाल। प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो इसका सही आंसर क्या रहेगा। आपका हर्षवर्धन इसका क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हर्षवर्धन ने क्या किया था, 606 से लेकर 647 तक थानेसर पर क्या किया था, अपना शासन किया था। प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ ले क्या कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ, तो 590 में क्या हुआ था, जन्म हुआ। 606 में ये शासक बने थे और 647 में इनका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि हर्षवर्धन का जन्म 590 में थानेश्वर, यानी कि जिसको आज के समय में थानेसर के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। प्यारे बच्चों, इनके फादर का नाम पूछ लिया जाए, इनके पिता का नाम पूछ लिया जाए तो क्या होता था, प्रभाकर वर्धन इनके पिता का नाम होता था। और माता का नाम पूछा जाए तो यशोमती क्या होता था, इनकी माता का नाम होता था। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि प्रभाकर वर्धन की कितनी संतान थी, तो इनकी 3 संतान थी। सबसे पहला राज्यवर्धन, दूसरा इनकी पुत्री होती थी राजश्री, और तीसरे नंबर पे दोस्तों आपके हर्षवर्धन होते थे। ठीक है जी। प्यारे बच्चों, वह पुष्यभूति वंश से संबंधित था, जिसके अतिरिक्त इसको हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। तात्पर्य यह है कि भाई इसका जो वंश है हर्षवर्धन, नाम तो इसका हर्ष है लेकिन हम इसको वर्धन क्यों कहते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चे वर्धन क्या रहेगा, इसका वंश का नाम रहेगा। इसके वंश को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम क्या है, पुष्यभूति वंश के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर आपसे बात करें पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश के रूप में भी जाना जाता है, 6वीं से 7वीं शताब्दी में किसी समय उत्तर भारत पर दोस्तों ये क्या होते थे, हावी होते थे। यानी कि उत्तर भारत पर जो शासन होता था, किनका होता था, आपके पुष्यभूति वंश का शासन होता था। क्लियर है। यही बात दोस्तों यहां पर कही गई है कि हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया था, अपना शासन बना लिया था। क्लियर है। चलिए भाई, आपसे क्या कह सकता है कि उनकी राजधानी पूछ ली जाए तो राजधानी 2 राजधानी होती थी। सबसे पहली राजधानी तो आपकी हरियाणा में थानेसर होती थी। दूसरी राजधानी कौन सी होती थी, तो कन्नौज इनकी क्या होती थी, दूसरी राजधानी होती थी। प्यारे बच्चों, यहां पर चिन्नी बौद्ध यात्री आपसे पूछ लिया जाए कौन आया था, इनके समय में एक यात्री आए थे, यात्री का नाम क्या था, चिन्नी यात्री हवेन सुवांग। हवेन सुवांग दोस्तों कहां पर आया, आपके हर्षवर्धन के दरबार में आया। हवेन सुवांग से 2 प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। पहला तो प्रश्न यह है कि हवेन सुवांग भारत कब आया, तो भारत कब आया था, 629 में आया था। ठीक है। और हरियाणा में पूछा जाए तो 634 में हरियाणा में आया था। और दूसरा प्रश्न इसके हवेन सुवांग से जुड़ा हुआ यह है कि हवेन सुवांग ने CU की पुस्तक क्या है, लिखी थी। क्लियर है प्यारे बच्चों। बाण भट्ट भी पूछ लिया जाता है, बाण भट्ट कौन होते थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि होते थे। या आपसे यह भी पूछ लिया जा सकता है कि बाण भट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो बाण भट्ट ने प्यारे बच्चों हर्षचरित्र की क्या है, रचना की थी। आपसे हरियाणा में तो पूछेगा कि बाण भट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो हर्षचरित्र नाम से पुस्तक लिखी थी बाण भट्ट ने। अगर आप कहीं बाहर SSC या कोई अन्य एग्जाम देते हैं, वहां पर पूछ लिया जाए कि बाण भट्ट की 2 पुस्तकों के नाम बताएं, तो क्या नाम है,
पहली पुस्तक का नाम क्या रहेगा आपका हर्षचरित्र, दूसरी पुस्तक का नाम पूछ लिया जाए तो कादंबरी क्या रहेगा, दूसरी पुस्तक का नाम रहेगा। क्लियर यहां तक सबका? चलिए भाई, क्या कहता है कि हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय का उत्तरा पूर्वक समर्थन किया था। ठीक है बच्चों, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। आपसे पूछा गया था कि भाई हर्षवर्धन कि जब मृत्यु हुई तो 41 वर्ष तक शासन करने के बाद हर्षवर्धन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसके बारे में। आपसे पूछ लिया जाए कि हर्षवर्धन कहां के शासक थे, थानेसर के शासक थे। आपके हर्ष का जन्म कब हुआ, 590 में। राजा कब बने, 606 में। और मृत्यु कब हुई, 647 में। हर्षवर्धन से पूछ लिया जाए कि हर्षवर्धन की कितनी पुस्तकें हैं, तो हर्ष की 3 पुस्तकें हैं। सबसे पहली रत्नावली, दूसरी प्रियदर्शिका, तीसरी नागानंद। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि हर्ष के दरबारी कवि का नाम क्या है, तो दरबारी कवि का नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट की 2 पुस्तकें होती थी। पहली पुस्तक का नाम पूछ लिया जाए तो क्या रहेगा, तो पहली पुस्तक है उनकी हर्षचरित्र। दूसरी पुस्तक पूछ ली जाए तो कादंबरी, इसकी क्या होती थी, बाणभट्ट की दूसरी पुस्तक होती थी। क्लियर? इसके शासन काल में एक दरबारी कवि आता है, या आप कह सकते हो कि यात्री आता है। यात्री का नाम क्या है जी, हवेन सुआंग। हवेन सुआंग को चिन्नी यात्री के नाम से जाना जाता है। और प्यारे बच्चों, हवेन सुआंग ने आपके हर्षवर्धन के लिए एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम है CU की, जो एग्जाम्स में काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में जो चिन्नी यात्री आया, पूछ लिया जाए कि पहली बार कब आया, तो 629 में आया था। 629 में वो आया था कन्नौज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद 634 में पूछा जाए तो भाई वो हरियाणा के अंदर आया था, थानेसर के अंदर। क्लियर? चलिए भाई, अगला पॉइंट दोस्तों यहां पर क्या कहता है कि बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का क्या था, संस्थापक था, जो आप सबको पता भी होगा। ठीक है, इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि भैया आप थोड़ा सा हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है जी, चलिए अगला पॉइंट दोस्तों क्या कहता है कि राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, तो वो दोस्तों डैश राजवंश का शासक था। इसके क्वेश्चन का जो मतलब है उसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। आपसे सिर्फ ये पूछा है कि राजा पुलकेशिन द्वितीय है जी, कौन एक पुलकेशिन द्वितीय है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। और पुलकेशिन द्वितीय जो कौन से राजवंश से है, क्या आपके कदम से है, पल्लव से है, पुष्यभूति से है, या फिर चालुक्य से है। हाँ जी, अगर प्यारे बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई पुलकेशिन द्वितीय है जो किस राजवंश से है, तो चालुक्य राजवंश से क्या रहेगा, ये संबंध रखता है। प्यारे बच्चों क्या होता है कि हर्ष की राजधानी होती है 2, जैसे कि सबसे पहले थानेसर, दूसरी कन्नौज। और दोनों राज्यों के अंदर क्या खेती अच्छी होती है। अब इसने क्या सोचा कि भाई मैं नर्मदा नदी को पार करके गुजरात के ऊपर भी क्या कर लेता हूं, अपना अधीन कर लेता हूं, अपने कब्जे में ले लेता हूं। तो ये जैसे ही दोस्तों हर्षवर्धन जाता है तो नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसका क्या हो जाता है, सामना हो जाता है। और वहां सामने में हर्षवर्धन को क्या है, हार लेनी पड़ती है और पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन को किसने हराया, तो किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का शासक था, चालुक्य राजवंश का शासक था। क्लियर यहां तक सबका? अगला पॉइंट दोस्तों क्या कहता है, वही बात है जो भी बताई थी, इसको हम स्किप करते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से लेकर 642 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। ठीक है जी, इसके अलावा आपसे पूछे कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध क्या होते थे, शासक होते थे। प्यारे बच्चों, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे क्या है, हरा दिया था। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि क्या है, धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की, तो परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है जी, इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन होते थे, रवि कीर्ति ने ए होल अभिलेख लिखा था। अब प्यारे बच्चों ये ए होल अभिलेख क्या है, इसको जरा ध्यान से समझना है आपको। इसको ध्यान से क्यों समझना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, ए होल अभिलेख, सिर्फ ये 2 वर्ड है, ए होल अभिलेख। सबसे पहला तो आपको यह समझना है कि ए होल अभिलेख किसने लिखा, तो रवि कीर्ति ने लिखा है। किसने लिखा, रवि कीर्ति ने लिखा है। दूसरा आपको क्या समझना है, दूसरा यह समझना है, देखो महाराज हर्षवर्धन की हार की जानकारी हमें कहां से मिली। हार की जो जानकारी मिली थी हमें ए होल अभिलेख से मिली थी, क्योंकि देखो हर्ष ने 3 पुस्तकें लिखी थी, उसके दरबारी कवि थे जो उसने 2, और चिन्नी यात्री ने क्या है 1 पुस्तक लिखी थी। कोई भी राजा अपने बारे में अपनी पुस्तक के अंदर गलत नहीं लिखेगा।
कोई भी दरबारी कवि अपने राजा के बारे में अपनी पुस्तक में गलत नहीं लिखेगा। लेकिन जो ये रवि कीर्ति है, ये किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। तो ये अपने राजा की जीत की जो बहादुरी है वो कहां पर लिखेगा? अपने ए होल अभिलेख में। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए ए होल अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिली कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसके साथ साथ अगला प्रश्न क्या कहता है? पुलकेशिन द्वितीय के नाम से कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि रेया, सत्याश्रय, भरतनाट्यम, महाराजाधिराज, या फिर श्री पृथ्वी वल्लभ, वल्लभ और श्री वल्लभ। दोस्तों ये क्या है? आपके पुलकेशिन द्वितीय के कुछ अन्य नाम है। इन नाम को भी आप जान सकते हैं, अन्यथा इन नाम को ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस मत देना। हरियाणा की अगर तैयारी कर रहे हो तो इन नाम को आप इतनी इंपॉर्टेंस मत देना। ए होल अभिलेख को इंपॉर्टेंस देना। नर्मदा नदी के किनारे हराया गया था, ये आपको इंपॉर्टेंस देनी होगी। क्लियर है? अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि राजा हर्षवर्धन ने प्रसिद्ध नाटक लिखा। भाई नाटक का मतलब ये है कि जो ये 3 ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं, इनमें से हर्षवर्धन ने क्या लिखा? थोड़ी देर पहले बताया था हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें थी। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उस क्वेश्चन का आंसर आप यहां से देख के बता सकते हैं। क्लियर है? देखिए मैं आपकी कमेंट्स नहीं लूंगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर मैं कमेंट्स लूंगा तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड है जो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिलेबस से थोड़ा सा आउट हो जाएगा। ठीक है? तो नहीं चाहूंगा मैं कि आप कमेंट्स करें और मैं कमेंट्स लूं, सिर्फ आप अपने टॉपिक्स को ध्यान से समझना। क्या कहता है कि भाई राजा हर्षवर्धन ने प्रसिद्ध नाटक लिखा। तो कौन सा नाटक है उसका? क्या वो भरतांजलि है, नारायणीयम है, या फिर नागानंद है? मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि हर्ष ने 3 पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक का नाम है जी रत्नावली, दूसरी का प्रियदर्शी का, और तीसरी का आपका नागानंद। ये तीनों पुस्तक किसने लिखी? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपके हर्षवर्धन ने प्यारे बच्चों इन पुस्तकों को क्या है लिखा था। ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या कहता है कि हर्षवर्धन ने विद्या के संरक्षण के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत क्या दिया था? भाई दान दिया था। ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा फिर हम स्किप करेंगे। हर्षवर्धन ने कई विश्राम गृहों और अस्पतालों का क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। हर्षवर्धन ने प्रयाग, जिसको हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, महामोक्ष हरिसद नामक एक धार्मिक उत्सव का भी वहां पर क्या करवाया था? आयोजन करवाया था। ठीक है जी। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट, उनकी जो जीवनी है, हर्षवर्धन की जीवनी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? हर्षचरित्र के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? भाई बाणभट्ट क्या आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? क्या राज्यवर्धन के, प्रभाकर वर्धन के, या फिर चंद्रगुप्त के? हाँ जी, मेरी आवाज क्लियर है सबको? मेरी आवाज क्लियर है या नहीं? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेटवर्क में कोई इश्यू तो नहीं है किसी बच्चे को? हाँ जी, चलिए मैं उम्मीद करूंगा आवाज बिल्कुल ठीक है। तो भाई प्यारे बच्चों क्या कहता है कि बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो हर बार बात हो रही है भाई हर्षवर्धन के थे, तो ऑप्शन ए यहां पर आपका क्या है? बिल्कुल सही है। इसी के साथ साथ बाणभट्ट वर्धन वंश के राजा हर्ष के क्या होते थे? दरबारी कवि होते थे। और आपसे यह भी कह सकता है कि हर्षवर्धन के परम मित्र का क्या नाम है? तो हर्षवर्धन के परम मित्र का नाम पूछा जाए तो क्या रहेगा? बाणभट्ट उनके क्या होते थे? मित्र भी होते थे। ठीक है जी। आपसे क्या कहे? हर्षवर्धन की जो पुस्तक दोस्तों, बाणभट्ट की जो पुस्तक है वो हर्षचरित्र, संस्कृत भाषा में पहली क्या है दोस्तों? ऐतिहासिक जीवनी थी। क्लियर है? बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट क्या कहता है कि हर्षचरित्र को काव्य ग्रंथ में लिखा गया जो सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी को 8 अध्यायों में वर्णित करता है। अब गुरुजी 8 अध्यायों में कैसे करता है? सबसे पहले तो हमें अगर थोड़ा सा हर्ष के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे? भाई हर्ष के पिता होते थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन कौन होते थे? हर्ष के पिता का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है जी। इसके कारण, एक बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। भाई मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद प्रभाकर वर्धन की पत्नी है जो क्या हो जाती है? सती हो जाती है। तो आपसे यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद यशोमती सती हो गई, यह जानकारी हमें कहां से मिली? तो आपकी हर्षचरित्र पुस्तक से मिली है। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलिए अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया था जी? हर्ष चरित्र है जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। आज की क्लास में ये क्वेश्चन मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई ये बार बार आपसे एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट प्यारे बच्चों ये बार बार प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं जी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हर्ष चरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। ठीक है, लेकिन मैं कन्नौज में नहीं जाऊंगा क्योंकि कन्नौज के अलावा हम हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा की ही बात करूंगा। पूरी जीवनी दोस्तों मैं आपको अंत में हर्ष के बारे में शॉर्ट ट्रिक में सारी जीवनी बताऊंगा जो आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। अक्षर भारद्वाज, हेलो सर, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? हिटलर गर्ल बहुत बढ़िया, प्रेमिला रानी ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों हर्ष के कर्म की अगर बात की जाए तो जो हर्ष के कर्म है जैसे कि हर्ष चरित्र पुस्तक है किसकी? बाणभट्ट की, वही बातें रिपीट हो रही है जी बार बार, तो हम इनको क्या करेंगे एक बार के लिए स्किप करेंगे। ठीक है जी, देखिए अब क्या कहता है कि कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा? तो कौन सा ग्रंथ था भाई? आपका हर्ष चरित्र है जो किसका है? बाणभट्ट का है। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों वही बातें यहां पर अब क्या है हमारी रिपीट हो रही है तो मैं इनको भी एक बार के लिए स्किप करना चाहूंगा। ठीक है, बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि होते थे और बचपन के क्या होते थे? मित्र भी होते थे। ठीक है जी, ये बातें आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो बेस्ट आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, अब ये यहां पर एक वर्ड आ गया जी कादम्बरी। ठीक है, आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट भाई बहुत बार आप लोगों से ये पूछा था कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? कादम्बरी की रचना किसने की? कादम्बरी नाटक की किसके द्वारा लिखा गया? नाटक पूछ ले, रचना पूछ ले, पुस्तक पूछ ले, ग्रंथ पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो भाई कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई? आपकी आपके बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। क्लियर है यहां तक सबका? चलिए भाई बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ भाई हमारे अगले पॉइंट्स यहां पर क्या कहते हैं कि अपनी पुस्तक में हवेन स्वांग ने 2 अन्य राजाओं की क्या की थी? प्रशंसा की थी। सबसे पहले तो मैं ये जानूंगा कि हवेन स्वांग ने कौन सी पुस्तक लिखी? हवेन स्वांग ने कौन सी पुस्तक लिखी जी? CU की पुस्तक लिखी थी। CU की पुस्तक में इसने किस किस का वर्णन किया था? तो CU की पुस्तक में हवेन स्वांग ने अपने हर्षवर्धन का वर्णन किया था। ठीक है, ये बात सबको पता है, लेकिन इसके अलावा आपसे क्या कहता है कि अपनी पुस्तक में हवेन स्वांग ने 2 अन्य राजाओं की प्रशंसा की। अब आपसे मेरी आवाज क्लियर है ना भाई सब तक? आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई उन 2 अन्य जो राजा हैं वो कौन कौन से हैं, तो उन 2 राजाओं के नाम हैं जी आपके सामने। पल्लव वंश के नरसिंह वर्णन, दूसरा चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय। इन दोनों के बारे में भी किसने चर्चा की थी? आपके हवेन स्वांग चिन्नी यात्री ने की थी। ठीक है जी, हवेन स्वांग से एक प्रश्न पूछा जाता है जी, क्या कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार कौन है? आपका हवेन स्वांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या है? आवाज क्लियर है सबको भाई? एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ दोस्तों क्या कहते हैं कि वह मध्य एशिया से अफगानिस्तान होकर आया और इसी रास्ते से क्या है वापिस चला गया था। ठीक है जी, हवेन स्वांग कौन से रास्ते से आया था? मध्य एशिया से अफगानिस्तान होकर भारत आया और उसी रास्ते से वो क्या है वापिस चला गया था। ठीक है जी, हवेन स्वांग ने नालंदा में अध्ययन किया और बाद में 9 वर्षों तक वहां क्या है दोस्तों इसने पढ़ाया था। नालंदा विश्वविद्यालय सभी ने सुना है? कमेंट करके ये बताना कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत में कहां पर है। और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने हवेन स्वांग ने क्या किया था? अध्ययन यानी कि पढ़ाई की और बाद में 9 वर्षों तक यानी कि 9 साल तक इसने वहां पर क्या है दोस्तों पढ़ाया भी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि चिन्नी यात्री हवेन स्वांग डैश के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ये वही बातें रिपीट हो रही है भाई, क्या है कि शाहजहां के, सॉरी ये गलत हो गया भाई, यहां पर ऑप्शन सी नहीं आएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या है ये भारत के अंदर आया था। ठीक है, तो यहां पर शाहजहां को आप गलत कर लेना, हवेन स्वांग यहां पर क्या रहेगा आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है जी, अब प्यारे बच्चों क्या कहता है कि फाहियान महान बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज में भारत की यात्रा करने वाला पहला चिन्नी भिक्षु था। अब चिन्नी भिक्षु आपसे प्रीवियस ईयर में ये पूछ लिया था प्यारे बच्चों कि पहला चिन्नी भिक्षु निम्नलिखित में से कौन था जो भारत के अंदर बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज के लिए आया था? उसका नाम क्या है दोस्तों? फाहियान
रहेगा। ठीक है जी, जो कहां पर आया था, भारत के अंदर आया था, धर्म ग्रंथों की खोज के लिए आया था। क्लियर है। इसी के साथ साथ दोस्तों वह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान दोस्तों हम कह सकते हैं कि वो भारत में आया था। ठीक है जी। अगर मैं बात करें भाई लुबिनी की यात्रा के लिए दोस्तों वो क्या है, भारत में आया था, या युबिलिनी की यात्रा के लिए दोस्तों जो फाहियान ने अपना सफर है जो वो तय किया था। ठीक है। सुंग यून एक चिन्नी बौद्ध क्या होता था, भिक्षु होता था। आपसे पूछ लिया जाए कि सुंग यून क्या होता है, एक चिन्नी बौद्ध भिक्षु होता है। यहां तक क्लियर सबका। चलिए बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट क्या कहता है जी, नालंदा कॉलेज बिहार है, बिल्कुल जी। ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या कहता है कि जो आपका बौद्ध महारानी हु के शासनकाल जो उत्तरी वोई राजवंश से संबंधित है के दौरान वेई हुंगझोंग, जो एक चिन्नी यात्री का नाम है जी, वही हुंगझोंग का ली और झेग फौज के साथ दोस्तों 518 ईस्वी में ये क्या है, भारत के अंदर आया था। इसको अगर आपको याद कर सको तो कर लेना, अन्यथा ये आपको इंडिया जीके के अंदर पूछा जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों उन्हें उत्तर पश्चिम भारत में स्वागत घाटी के दौरान क्या है दोस्तों, गांधार वंश के बारे में क्या है लिखने को मिला था। जो आपका गांधार वंश है उसके बारे में दोस्तों इन्होंने क्या है अपना लिखा था। ठीक है जी। अगर हम बात करें एक चिन्नी यात्री था, कौन था भाई, आपका फाहियान। या उसके अलावा दोस्तों एक चिन्नी यात्री और आ जाता है, इतिसंग, एक चिन्नी यात्री था, वह बौद्ध धर्म के सिलसिला में क्या है भारत आया था। अब इतिसंग आपको अभी यहां पर देखो अलग अलग नाम मिले हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो रिकमेंड करूंगा हरियाणा के लिए, आपको सिर्फ 2 चिन्नी यात्रियों के नाम याद रखने हैं। पहला तो हवेन सुआंग, दूसरा फाहियान। ठीक है जी। ये दोनों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अन्यथा जो ये नाम आप देख पा रहे हैं ये आप लोगों के इंडिया जीके के अंदर आएंगे, या आप इनको कह सकते हैं कि इंडिया हरियाणा से बाहर के जो एग्जाम होंगे उनके अंदर ये आप लोगों से पूछा जाता है। क्लियर है। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, महिपाल ने कब हांसी तक थानेसर सहित बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया। अब एक महिपाल, राजा महिपाल का नाम सुना होगा, तो महिपाल ने भाई आंसी से लेकर थानेसर तक इस पूरे बड़े क्षेत्र पर क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। कब किया पूछा जाए भाई, 1040 में, 1043 में, 1060 में, या फिर 1105 में। मेरे बच्चों अगर आपसे कहे कि महिपाल ने हांसी से थानेसर तक जो अपना पूरा अधिकार किया, तो 1043 के अंदर क्या कर लिया था, इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। महिपाल प्रथम ने 988 ईस्वी में गद्दी संभाल ली थी। उन्होंने बंगाल और बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों पर क्या किया था, शासन किया था। ठीक है जी। इसके अलावा महिपाल ने अपने शासनकाल में पाल साम्राज्य को फिर से क्या कर दिया था, मजबूत कर दिया था। महिपाल प्रथम पाल वंश के क्या होते थे दोस्तों, राजा होते थे। अगर मैं बात करूं महिपाल प्रथम विग्रह पाल द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी भी होते थे। महिपाल प्रथम ने अपने शासनकाल में महिरपुर नगर की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है जी। महिपाल प्रथम ने सारनाथ में कई मठ और बौद्ध मंदिर भी बनवाए थे। कहां पर बनवाए थे इसने, सारनाथ के अंदर कई मठ और मंदिर भी बनवाए थे। इसके अलावा महिपाल प्रथम ने बोध गया और नालंदा में क्या किया था दोस्तों, निर्माण करवाया था। क्लियर है। महिपाल प्रथम का शासनकाल सैन्य लचीलेपन और सांस्कृतिक संस्करण के लिए दोस्तों क्या है, जाना जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है, अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश के शासक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी, इन्होंने 27 महल व मंदिर बनवाए थे, या फिर उपरोक्त सभी इनके लिए सही है। हाँ जी। फिर बच्चों अगर आपसे पूछ ले कि कथन कौन सा सही है, भाई अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश के शासक थे, या फिर इनकी राजधानी दिल्ली थी, या फिर इन्होंने 27 महल व मंदिर बनवाए थे। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमारा उपरोक्त सभी क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश के शासक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी और 27 महल व मंदिर इन्होंने क्या है, बनवाए थे। अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश के क्या होते थे, राजा होते थे और उस वंश से संबंध अपना रखते थे। ठीक है। अनंगपाल तोमर के रूप में भी दोस्तों हम इनको जानते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम कहें, इन्होंने दिल्ली पूरी की स्थापना की, जिसे आगे चलकर दिल्ली के रूप में जाना जाता है। ठीक है जी। दिल्ली के रूप में, या आप कह सकते हैं अनंगपाल तोमर जो वंश के राजा थे, उन्होंने दिल्लीकापुर की क्या की थी, स्थापना की थी, जिसको आज के समय में दिल्ली के रूप में हम जानते हैं। कुतुब मीनार के निकट
क्या है भाई, आपकी मस्जिद है। मस्जिद का नाम पूछा जाए तो कुवत पुल, इस्लाम के लोहे स्तंभ पर दिल्ली के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जो साक्ष्य अंकित है वो भी दोस्तों इसी के समय के साक्ष्य अंकित है। विभिन्न अभिलेखों और सिक्कों से यह पता चलता है कि भाई जो अनंगपाल तोमर है 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के क्या थे, शासक थे। क्लियर है, बिल्कुल। उन्होंने शहर का निर्माण खंडरों से किया था और उनकी निगरानी में अगर बात करें अनंग, तालवाड़ी और लालकोट का दोस्तों जो निर्माण है वो भी अनंगपाल तोमर ने करवाया था। इसी के अलावा दोस्तों अनंगपाल द्वितीय के बाद उनका पोता पृथ्वीराज चौहान दोस्तों क्या है यहाँ पर शासक बन जाता है। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप सबको पता है, तराइन का युद्ध हुआ था जी, प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध आप लोगों से पूछा जाता है। तो पहला दोस्तों आपसे क्या कहता है कि तराइन जो वर्तमान हरियाणा में दोस्तों कहां पर है, तो 1192 में तराइन का क्या हुआ था जी, द्वितीय युद्ध हुआ था, आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई थी, हार हो गई थी और मोहम्मद गोरी की क्या हो गई थी, जीत हो गई थी। तराइन का पहला युद्ध पूछ लिया जाए तो 1192 में, सेम दोनों व्यक्ति थे, जिसमें पहले मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की क्या हो गई थी, जीत हो गई थी। ठीक है जी, अगला प्रश्न आप सबके सामने है। एक बार वीडियो पोज हो गई क्या शायद मेरी, एक बार चेक करके बताओगे सभी बच्चे। हेलो, आई थिंक मेरी वीडियो आप तक क्लियर नहीं है, तो मुझे कमेंट करके बताना क्या मेरी आवाज वीडियो बिल्कुल सही है। हाँ जी, देखिए कई बार वीडियो अगर बीच में स्टॉप हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इंस्टेंट कमेंट कर दिया करें। तो अगला पॉइंट क्या कहता है प्यारे बच्चों के, निम्नलिखित में से किसका निर्माण कार्य अनंगपाल द्वितीय से संबंधित है? लोहा स्तंभ, अनंगपाल सरोवर, सूरजकुंड या फिर ये सभी। अनंगपाल द्वितीय से क्या क्या संबंधित है भाई? अनंगपाल द्वितीय ने ये सभी चीजें बनवा रखी हैं। आपको पता लोह स्तंभ दिल्ली में है जो वो अनंगपाल ने है। अनंगताल जो सरोवर है वो अनंगपाल ने बनवा रखा है। ठीक है, आपसे सूरजकुंड पूछ लिया जाए तो सूरजकुंड भी प्यारे बच्चों किसने बना रखा है? वो भी आपके अनंगपाल द्वितीय ने बना रखा है। ठीक है जी, नेटवर्क इशू जब भी हो इंस्टेंट कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे थोड़ा समझ आ जाए कि हाँ भाई अभी क्या है, नेटवर्क इशू आपका हो गया है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों यह झील दिल्ली के महरौली में स्थित है, जिसका निर्माण तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा 1060 ईस्वी में क्या है, करवाया गया था। 1060 ईस्वी में किसका निर्माण करवाया जी? कौन सी झील का निर्माण करवाया पूछा जाए तो आपका कौन सी, अनंगताल सरोवर का निर्माण करवाया था। क्लियर है। इसी के साथ साथ दोस्तों इन्होंने 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना करने और उसे बसाने हेतु जाना जाता है कि भाई दिल्ली को बसाया था इन्होंने। ठीक है जी, इसके अलावा अनंगपाल द्वितीय की बात की जाए तो भाई दिल्ली के प्रारंभिक कालखंड का जो प्रतीक है वो है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपके जो पॉइंट्स है ये आपके किससे बनते हैं? अनंगपाल द्वितीय से बनते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है पृथ्वीराज चौहान को किस उपनाम से जाना जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान, देखिए हम जानते हैं तराइन के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध से, लेकिन आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज चौहान को किस अन्य नाम से या किस उपनाम से जाना जाता है? राय पिथरो, हिंदू सम्राट, स्पादल श्रेवर या फिर इन सभी नामों से इनको जाना जाता है। अगर आपसे कहे कि पृथ्वीराज चौहान को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है तो इन सभी नामों से हम पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं। ठीक है, इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न है दोस्तों। आपसे कह दे कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म, ठीक है, पिता पूछ लिया जाए तो वह कौन थे आपके? सोमेश्वरा। और माता का नाम पूछा जाए तो वह कपूरी देवी से क्या है, इनका जन्म हुआ था। माता पिता का नाम सभी से पूछा जाए तो पिता का नाम है सोमेश्वरा और माता का नाम रहेगा कपूरा देवी। ठीक है, इसके साथ साथ इनका जन्म कहां पर हुआ जी? गुजरात में हुआ था और इनकी मृत्यु अजमेर में क्या है, हो गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों वह चौहाना वंश से एक राजा था। चौहान लिखना था, चौहाना गलत लिख लिया। वह चौहान वंश से क्या है, एक राजा थे और उन्होंने राय पिथोरा के नाम से भी हम दोस्तों कह सकते हैं। ठीक है, रानी जो संयुक्ता है दोस्तों, क्या है, संयोगिता है दोस्तों, संयुक्ता नहीं, रानी संयोगिता से दोस्तों इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। आप कह सकते हो कि संयोगिता क्या होती थी, इनकी पत्नी होती थी। संयुक्ता गलत लिखा गया। ठीक है, और दूसरा ये चौहाना है जो यहाँ पर चौहान वंश लिख लेना, और दूसरा संयोगिता, यहाँ पर आप ये दो नाम करेक्ट कर लेना, यहाँ पर वर्ड मिस्टेक है इसलिए। ठीक है, संयोगिता, रानी संयोगिता से इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर चौहान वंश के ये क्या होते थे, शासक होते थे। क्लियर है दोस्तों, जब वह राजा बना तब उसकी उम्र पूछ ली जाए तो मात्र 11 साल की क्या होती थी, इसकी उम्र होती थी। अगला पॉइंट,
अजमेर उसके राज्य की क्या होती थी, वह राजधानी होती थी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार 14 भाषाएं पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों आती थी। कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं पृथ्वीराज चौहान को आती थी। किसके अकॉर्डिंग? पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग इनको आती थी। ठीक है जी, ध्यान दे, चंद्रवरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो है जो लिखी गई थी। आपसे एग्जाम में काफी बार ये पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई, या आपसे ये भी पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, रचयिता कौन है। तो कौन है भाई? आपके चंद्रवरदाई रहेंगे, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान का क्षेत्रीय नाम क्या है होता था। ठीक है जी, अगला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने है कि पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। थोड़ी देर पहले बताया था क्या कि 1191 में पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, पहला युद्ध दोस्तों हो गया था, चलो मानते हैं, और पहले युद्ध का इन्होंने जश्न मना लिया। ठीक है, 1191 में हुआ था इनका युद्ध हुआ था तराइन का, जो तराइन करनाल के अंदर आता है। तरावड़ी में इनका आज का जो नाम है तरावड़ी है, और तराइन के अंदर जब ये 1191 में युद्ध हुआ तो युद्ध का इन्होंने जश्न मना लिया। अब जश्न में इसने क्या कर लिया, सारी तो सेना बुला ली, जो सेना इसके साथ युद्ध में शामिल थी। इसके अलावा इसने उन राजाओं को बुला लिया जो राजा इसके अंदर युद्ध में 1191 के तराइन के युद्ध में जिन्होंने इनका साथ दिया था। तो वहां पर एक संयोगिता नाम की लड़की आती है जो राजा जयचंद की पुत्री होती है। तो पृथ्वीराज चौहान को पसंद आती है, पसंद आने के बाद दोस्तों वो उसको भगा कर ले जाता है। इसी के कारण दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, वो मैंने आप लोगों के लिए जो डिटेल्ड क्लास है उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से स्टोरी बता रखी है, आप उसको जरूर पढ़ना, उसको जरूर जानना। ठीक है जी दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, तराइन के द्वितीय युद्ध भाई मोहम्मद गोरी ने किसको पराजित किया था, तो पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। कब किया था, 1192 में किया था। ठीक है, ये दो स्टोरियां आपको अंत में बता दूंगा, उससे पहले हम इसको जान लेते हैं। गोहाना के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ पूछा जाए तो आपके पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हुआ था। लोहारू किले के बारे में दोस्तों हम जान लेते हैं, इसे ठाकुर अर्जुन सिंह ने 1570 में बनवाया था। लोहारू किले पर दो बड़े युद्ध लड़े गए थे। सबसे पहले 1671 में ठाकुर मदन सिंह और इसार के जो मुगल गवर्नर के बीच में दोस्तों क्या युद्ध हुआ था। मुगल गवर्नर का नाम पूछा जाए तो HD दोस्तों क्या होता था, AD उनका क्या होता था, नाम होता था। ठीक है, दूसरा ठाकुर कीरत सिंह और खेतड़ी के राजा भोपाल सिंह के बीच में युद्ध हुआ था, जिन्होंने लोहारू को खेतड़ी का हिस्सा होने का क्या कर दिया था, दावा कर दिया था। तो ये लोहारू का किला से संबंधित है, जो हरियाणा के अंदर दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ साथ दोस्तों कैथल का किला है, शहर का जीर्णोद्वार इसको हम कह सकते हैं, जो मुगल सम्राट अकबर और NA अकबरी के शासन के दौरान दोस्तों इस किले का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। किले की बात की जाए तो ब्रिटिश शासकों द्वारा बनाई गई जो इमारत है दोस्तों, ये हमारी वास्तु कला के अकॉर्डिंग आप इसको जान सकते हैं। गोहाना का किले के बारे में पूछा जाए, प्राचीन समय में गोहाना को गोबभाना के नाम से जाना जाता था। एक तीर्थ स्थल भी है प्यारे बच्चों। ऐसा कहा जाता है कि स्थान पृथ्वी चौहान द्वारा निर्मित किले का क्या रहेगा, ये स्थान रहेगा। और इस जगह पर दोस्तों क्या हुआ था, गोरी ने 1192 में क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान को खत्म कर दिया था। ठीक है जी दोस्तों, गोहाना कुछ समय पहले तक रोहतक का हिस्सा होता था, अब लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों वो क्या है, सोनीपत का हिस्सा है। लेकिन कहा जा रहा है कि गोहाना को भी हरियाणा का एक नए जिले के रूप में लेकर आएंगे। ठीक है, वो कब आएगा उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब भी गोहाना एक नए जिले के रूप में आएगा तो आपके सामने, आपके समक्ष गोहाना के बारे में नए डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी दोस्तों आपके साथ चर्चा की जाएगी। ठीक है जी, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, आप लोगों को बताया था भाई, आपके चंद्रवरदाई क्या है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता है। प्यारे बच्चों, पृथ्वीराज रासो एक ब्रज भाषा कविता है जो ब्रज भाषा के अंदर लिखी गई है। यह कविता 12वीं सदी के भारतीय राजपूत पृथ्वी चौहान के बारे में क्या है, लिखी गई थी। अगर हम बात करें, यह कविता चंद्रवरदाई ने लिखी है, क्योंकि वह एग्जाम में पूछा गया है काफी बार कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के लिए कौन सी कविता या कौन सी रचना लिखी, तो भाई ब्रज भाषा के अंदर पृथ्वीराज रासो को लिखा गया था। ठीक है, तो ये वही बातें हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि कविता में पृथ्वीराज चौहान द्वारा कन्नौज की बेटी राजा जयचंद के
प्रेम और अपहरण का वर्णन भी दोस्तों क्या है, करती है। ठीक है, ये प्रेम और अपहरण क्या है वो भी आपको अंत में इस क्लास के जरूर बताऊंगा। ठीक है जी, ये पॉइंट्स है कुछ, आप इनको अच्छे से जान लें, इनको आप एक बार अच्छे से समझ लें। ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई, अगला पॉइंट यहां पर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के पश्चात मेवात का स्वतंत्र शासक बना था। तो मेवात का जो स्वतंत्र शासक बना था आपका हसन खां मेवाती बना था। किसकी हार के बाद? वह पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद। ठीक है दोस्तों, ये आपके कुछ युद्ध हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ लिया जाए तो भाई 21 अप्रैल 1526 को हुआ था दोस्तों। बाबर बनाम लोदी के बीच में दोस्तों क्या है, ये युद्ध हुआ था। अगर बात करें तो भाई जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा जाए तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है, अकबर की जीत हो गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था और अब्दाली की यहां पर क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। क्लियर है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अगला पॉइंट, 1526 में काबुलिस्तान में तिरुरिद शासक बाबर ने मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी जो सेना थी उसको हरा दिया था। ठीक है जी, ये वही बातें कही गई है कि युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, कौन जीत गया था, कौन हार गया था। आपको सामने जो फोटो दिखाई थी, इस फोटो के अंदर सारी बातें थी, तो हम इन सभी चीजों का भी इसके लिए स्किप करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि भरतपुर नगर की स्थापना सूरजमल द्वारा कब की गई थी? भरतपुर नगर की जो स्थापना किसने की थी? सूरजमल ने की। वो क्या 1743 में की थी, 1752 में की थी, 1753 में, या फिर आपके 1760 के अंदर? हाँ जी, अगर आपसे कह दे कि भरतपुर नगर की जो स्थापना है वो किसने की? सूरजमल ने की। और कब की पूछ लिया जाए तो भाई ये की थी आपकी 1743 के अंदर दोस्तों क्या है, इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें भरतपुर शहर की स्थापना महाराज सूरजमल ने साल 1733 में की थी। यह शहर पहले मेवात के नाम से क्या है दोस्तों, जाना जाता था। बात करें भरतपुर शहर का नाम भगवान राम के भाई भरत के नाम पर क्या है, रखा गया था। इसके अलावा भरतपुर शहर को राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी क्या है, कहा जाता है। प्यारे बच्चों, भरतपुर शहर के किले को लोहागढ़ किला कहते हैं। यह किला भारत का एकमात्र अजेय किला रहता है। ठीक है जी, भरतपुर शहर के किले में कई महल, मंदिर और अन्य भवन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, भरतपुर शहर के किले के चारों ओर मिट्टी की दोहरी पराचरी बनाई गई है। ठीक है, जिससे भाई इस किले की क्या है, सुरक्षा को थोड़ा मजबूत किया जा सके। ठीक है, तो अगला पॉइंट दोस्तों यहां पर जैसे कि ये बातें वही रिपीट हो रही है कि भाई इस किले के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या नहीं है, क्या है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, महाराजा सूरजमल एक बुद्धिमान एवं बहादुर योद्धा थे जिन्हें इसकी बुद्धिमत्ता के कारण किस नाम से संबोधित किया जाता था? वह महाराजा सूरजमल जाटों का अफाल्तुन, जाटों का प्लेटो, या फिर ए और बी दोनों? हाँ जी, तो महाराजा सूरजमल दोस्तों एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, योद्धा थे। आपसे अगर पूछा जाए कि उनको किस अन्य नाम से भी जाना जाता था, तो जाटों का अफाल्तुन के नाम से भी जाना जाता था और जाटों का प्लेटो के नाम से भी दोस्तों इनको जाना जाता था। महाराजा सूरजमल को उनकी बुद्धिमत्ता के कारण जाटों का प्लेटो कहा जाता था, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और काफी बार पूछ लिया गया है कि जाटों का प्लेटो के नाम से किसे जाना जाता है, तो महाराजा सूरजमल को जाना जाता है। ये एक महान नेता थे, सेनानी थे, राजनीतिक आना था, राजनीतिक भी आप इसको लगा लो, या राजनेता भी दोस्तों क्या आपके ये होते थे। ठीक है, इनका जन्म 13 फरवरी 1707 को भरतपुर में क्या है, हुआ था। ठीक है, ये राजा बदन सिंह के क्या होते थे, वे बेटे होते थे। 1733 में भरतपुर रियासत की स्थापना दोस्तों इन्होंने क्या है, की थी। इसके अलावा कुशल जो प्रशासक है, दूरदर्शी और कूटनीति दोस्तों इनके अंदर अच्छे से होती थी। ठीक है जी, लोहेगढ़ के किले का निर्माण इन्होंने करवाया था और एक ये वीर योद्धा भी आपके होते थे। ये सारी बातें वही है। अब हम इनको अगले प्रश्न पर लेकर आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी नामक गांव के राजपूत परिवार से ताल्लुक रखने वाले बंदा बैरागी का वास्तविक नाम क्या है? तो बंदा बैरागी का वास्तविक नाम क्या? रामदेव है, लक्ष्मण देव है, राहुल देव है, या फिर मनी लाल है? अगर आपसे कहे जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से राजौरी नामक गांव के राजपूत परिवार से ताल्लुक
रखने वाले बंदा बैरागी का वास्तविक नाम क्या है? तो लक्ष्मण देव क्या रहेगा? उनका वास्तविक नाम रहेगा। ठीक है जी, ये बातें हमने रिपीट कर ली। लक्ष्मण देव दोस्तों इनका क्या है? रियल नेम है। और बात की जाए सिख योद्धा और खालसा सेना के क्या है? ये जर्नल होते थे। 15 साल की उम्र में दोस्तों घर छोड़कर तपस्वी बन गए थे और माधव दास बैरागी दोस्तों इन्होंने अपना क्या है? नाम रख लिया था। ठीक है जी, इन्होंने गोदावरी नदी के किनारे नांदेड़ में एक क्या है? मठ की स्थापना की थी। ये एक महान योद्धा थे जिन्होंने मुगलों को क्या कर दिया था? हरा दिया था। ठीक है, मूल रूप से एक वैष्णव संत आप इनको कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। और आज की इस क्लास का जो आखिरी प्रश्न है आप सबके सामने, लाहौर के प्रसिद्ध संत रामदास का शिष्य बनने के पश्चात बंदा बैरागी क्या कहलाए? हाँ जी, बंदा बैरागी क्या बंदा बहादुर कहलाए, माधवदास बैरागी, या फिर गुरु बख्श सिंह, या फिर रामदास? लाहौर के प्रसिद्ध संत रामदास का शिष्य बनने के बाद बंदा बैरागी दोस्तों क्या कहलाए थे? माधवदास बैरागी के नाम से हम इनको जानने लगे थे। ठीक है जी, बंदा बैरागी का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को ग्राम लच्छल के अंदर हुआ था। पूंछ में श्री रामदेव के घर के अंदर दोस्तों आप इनको कह सकते हैं हुआ था। बचपन का नाम पूछा जाए तो लक्ष्मण दास क्या होता था? बंदा बैरागी का बचपन का नाम होता था। ठीक है जी, युवावस्था में शिकार खेलते समय उन्होंने एक गर्भवती हिरण पर क्या कर दिया था? तीर चला दिया था। और तीर चलाने के बाद जो उसका शिशु है गर्भवती हिरण का, वो क्या है? बाहर गिरकर तड़प तड़प कर क्या हो गया था? मर गया था। और ये दृश्य देखकर भाई बंदा बैरागी का दिल खोल गया, मतलब खिन हो गया था। ठीक है जी, उन्होंने अपना नाम माधवदास रख लिया और दोस्तों घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर क्या है? चले गए थे। अनेक साधुओं से योग साधना सीखी और फिर नांदेड़ में कुटिया बनाकर क्या है? रहने लगे थे। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की क्लास जिसके अंदर हमने जाना आज के हरियाणा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब मैं आप लोगों को आज की इस क्लास का क्विक रिवीजन करवाता हूं मात्र 2 मिनट के अंदर अंदर। देखिए, सबसे पहले हमने जाना हर्ष के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। तो हम उसकी शुरुआत स्टार्टिंग से कर देते हैं। आपसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है क्या कि बस स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अगर निर्माण पूछे तो पुष्यभूति वंश ने करवाया। पुनर्निर्माण पूछ ले तो किसने करवाया? सदाशिवराव ने करवाया था। क्लियर है? इसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है प्रभाकर वर्धन की कितनी संतान थी? तो 3 संतान थी। पहले बच्चे का नाम था राज्यवर्धन, दूसरी पुत्री होती थी। ठीक है, पुत्री का नाम पूछा जाए तो क्या होता था? राजश्री होता था। और बच्चे का नाम तीसरे का पूछ लिया जाए तो आपके हर्षवर्धन होता था। ठीक है, हर्ष का जन्म हुआ था 590 में, 606 में राजा बने, 647 में मृत्यु हो गई थी। प्यारे बच्चों, बात करिए हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकें लिखी थी, नागानंद, प्रियदर्शिका और आपकी रत्नावली। ये 3 पुस्तकें किसकी थी? हर्षवर्धन की थी। और हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि होता था जिसका नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट कहाँ का रहने वाला होता था? तो कुरुक्षेत्र के थानेसर का रहने वाला होता था। बाणभट्ट हर्षवर्धन का बचपन का मित्र होता था। बाणभट्ट ने 2 किताबें लिखी थी। एक किताब तो थी आपके हर्ष से रिलेटेड जिसका नाम है हर्षचरित्र, दूसरी किताब थी इनकी कादंबरी। ठीक है, हर्ष की राजधानी पूछ ली जाए तो 2 राजधानी होती थी, एक आपकी थानेसर कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है, दूसरी राजधानी पूछी जाए तो आपकी उत्तर प्रदेश के कन्नौज के अंदर इनकी क्या है? दूसरी राजधानी होती थी। ठीक है, इनके शासनकाल में एक चिन्नी यात्री आया, चिन्नी यात्री का नाम है हवेन सुआंग। हवेन सुआंग पूछ लिया जाए भारत कब आया? तो 629 में भारत आया। आपसे हवेन सुआंग के बारे में पूछे कि हवेन सुआंग हरियाणा कब आया? तो 629 के बाद ये 634 में हरियाणा में आया था। क्लियर है? ठीक है जी, तो ये थी आपकी आज की क्लास जिसके अंदर हमने जाना हर्षवर्धन के बारे में। उसके बाद दोस्तों हमने जाना था तराइन का प्रथम युद्ध। भाई तराइन का प्रथम युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान भाई चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता था। अब तराइन का जब ये प्रथम युद्ध हुआ तो इसने क्या करा? अपने इर्द गिर्द से राजाओं को बुला लिया कि भाई आओ और हमने मोहम्मद गोरी का सामना करना है। उसमें एक राजा जयचंद होता था दोस्तों। राजा जयचंद ने किसका साथ दिया? मोहम्मद गोरी का, उसका पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया। तराइन का प्रथम युद्ध वो क्या है? पृथ्वीराज चौहान जीत गया। पृथ्वीराज चौहान तराइन का जब प्रथम युद्ध जीता तो इस जीत की खुशी में पृथ्वीराज चौहान ने एक पार्टी का क्या कर दिया? प्रबंध कर दिया और पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी। और उस पार्टी के अंदर इसने उन सेना को बुलाया, सेना के साथ साथ उन शासकों को बुलाया जिसने तराइन के प्रथम युद्ध में इनका साथ दिया था।
अब राजा जयचंद अपनी पुत्री संयोगिता को भी साथ में लेकर आ जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता पसंद आती है और पसंद आने के बाद वो क्या करता है, उसको वहां से लेकर भाग जाता है। ठीक है, वो बात करता है पहले तो, लेकिन घर वाले भी नहीं मानते तो उसको क्या करता है, भगाकर ले जाता है। और ये बात राजा जयचंद को क्या है, दिल को छू गई और उसको गहरी ठेस पहुंची। ठेस पहुंचने के बाद राजा जयचंद क्या करता है, मोहम्मद गोरी को संदेश भेजता है कि भाई तो दोबारा युद्ध की तैयारी कर, पृथ्वीराज चौहान को मारेंगे। लेकिन मोहम्मद गोरी सोचता है कि शायद ये पृथ्वीराज चौहान की कोई चाल है जिसके कारण वो मुझे मार देगा। लेकिन दोबारा यानी कि बार बार प्रयास करता रहता है जयचंद, और अंत में आकर जयचंद क्या लिखता है कि भाई ऐसे ऐसे कहानी है, वो अपनी सारी बीती बता देता है कि भाई मेरी लड़की को लेके भाग गया, इस कारण मैं उसको मारना चाहता हूं। तो मोहम्मद गोरी को ये बात जच जाती है कि हाँ भाई, कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए गलत नहीं लिखेगा। तो उसी कारण क्या है, 1191 के बाद 1192 में दूसरा युद्ध हो जाता है, जिस युद्ध में राजा जयचंद अपने सारे भेद बता देता है कि भाई आपको अगर पृथ्वीराज चौहान को हराना है तो हमने यहाँ खड्डा कर रखा है, यहाँ पर ये तीर मारेगा, वहां पर वो मिसाइल ले खड़ा है। तो वो सारी चीज जब बता देता है तो भाई मोहम्मद गोरी के लिए एक आसानी हो जाती है पृथ्वीराज चौहान को हराना। ठीक है जी, ये थी आपकी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने आज कंप्लीट। सर आप आरपीएफ की तैयारी करते हो तो भाई आरपीएफ की जो मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूं, आपकी आरपीएफ की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की क्लास भी हम आप लोगों के लिए 1-2 दिन में लेकर आएंगे। वो अपडेट मैंने अभी इसलिए नहीं दी क्योंकि उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, जैसे ही वो कंप्लीट डन हो जाएगा तो उसकी अपडेट भी आपको मिलेगी। ठीक है, आरपीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की क्लास भी आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगी, जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट और टॉप 10 जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे वही आपको बताए जाएंगे, जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आप सबको अच्छी लगी होगी। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिशा चैनल पर जितने भी बच्चे पहली बार आए तो दिशा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि दिशा क्लासेस आप लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखाएगा, जहां पर आप हरियाणा के अंदर हो, भारत के अंदर हो, कहीं भी हो, अपना जॉब, अपना नौकरी, अपने करियर का जो सपना है वो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अब आप लोगों को कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहें आपके अपने दिशा क्लासेस पर।